दोस्तों, भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की क्लास के दौरान हमने कुछ विशेष टॉपिक पर पहले ही चर्चा कर ली है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक पर जिससे कई बार प्रश्न आने की संभावना होती है और क्वेश्चन आए भी हुए हैं। और इस टॉपिक का नाम है स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान में दो ही तो चीज हैं, एक है अनुच्छेद और दूसरा है अनुसूचियां। तो अनुसूचियों के बारे में आज पढ़ते हैं। तो कई बार डाउट रहता है कि सर ये आर्टिकल्स क्या है, व्हाट इज दिस आर्टिकल्स, अनुच्छेद क्या होते हैं और अनुसूचियां क्या होती हैं, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। तो देखिए, अनुच्छेद और अनुसूचिया में कोई ज्यादा डिफरेंस, खास डिफरेंस है नहीं। अनुच्छेद जहां नंबर है वहीं अनुसूचिया विशेष अनुच्छेद को बनाया गया है। हर एक अनुसूची जो होती है, हर एक जो शेड्यूल आप देखोगे, 12 की 12 अनुसूचियां जो देखोगे ना, उसमें किसी न किसी आर्टिकल को जरूर मेंशन किया गया। तो कुछ आर्टिकल्स में से ही कुछ आर्टिकल्स को लिस्टेड किया गया है, अलग से लिख दिया गया है, जिनको हम लोग अनुसूचियां कहते हैं। और इस तरह हमारे संविधान में एट प्रेजेंट, अगर हम लोग वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट हमारे पास में टोटल 12 अनुसूचियां, 12th शेड्यूल्स हैं। आइए एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो कुछ बातें हैं जो इसमें बतानी है और जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, उन संभावनाओं को भी तलाश करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी यहीं क्लियर कर दूं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था, जब हम लोग बोलते हैं ना कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, जब शुरुआत में बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो एक इनेक्टेड हुआ था, उसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में हमारे पास में केवल 8 शेड्यूल्स थी। कितनी शेड्यूल थी? 8 शेड्यूल थी। और इसी 8 शेड्यूल के जैसे 8 अनुसूचियां थी, और बाद में कुछ अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। तो 8 शेड्यूल के बाद शेड्यूल नंबर 9, 10, 11 और 12 जो है जोड़ी गई। और मैंने आपको शुरुआती क्लास में ये भी बताया था कि संविधान में कोई भी चीज जोड़ना है या हटाना है, तो जोड़ने या हटाने के लिए हमेशा संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है, जिसे हम लोग संशोधन कहते हैं। और संविधान का अनुच्छेद नंबर 368, 368 ये पावर पार्लियामेंट को देता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी, भारतीय संविधान के किसी भी भाग में अगर संशोधन करना हो, तो ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट कर सकती है। इसी वजह से पार्लियामेंट ने टाइम टाइम पे अलग अलग अमेंडमेंट किए हैं, और इन 9, 10, 11 और 12 शेड्यूल को अलग अलग जोड़ा है। तो कब कब किस किस को जोड़ा था, ये हम लोग उसी स्केड्यूल के साथ में पढ़ ले जो ज्यादा बेहतर होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी और एट प्रेजेंट 12 है। अब उन 12 ही अनुसूचियों के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हमको यहाँ पर क्लियर करना है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली स्केड्यूल से। पहली अनुसूची थे अनुसूची नंबर 1, शेड्यूल नंबर 1, ये क्या बोलता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, तो आप बोलोगे सर भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरी के नाम पे हमारे पास 8 यूटीज हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन सा राज्य कितना बड़ा होगा, क्या सीमाएं होंगी, क्या बाउंड्रीज होंगी? तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में, जो उनकी सीमाओं के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया है, वो सारी चीजें कही गई है शेड्यूल नंबर 1 में। तो शेड्यूल नंबर क्या बोलता है कि इट कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट इन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो कहीं ना कहीं राज्य और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो कौन कौन होंगे, उनके नाम दिए गए हैं, और उनके क्षेत्र क्या क्या होंगे उनके बारे में भी दिया गया है। तो राज्यों के बारे में तो मैं स्टेट की बात बताऊं तो स्टेट्स इंडिया में कितने हैं हमारे पास में? स्टेट्स है हमारे पास में 28 स्टेट्स। और यूटीज हमारे पास, यूनियन टेरिटरीज कितनी हमारे पास में? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर कल से कोई नया राज्य बन जाता है, कोई न्यू स्टेट फॉर्म किया जाता है, इन केस अगर कोई नया राज्य भारत में लाया जाता है, तो जब भी कोई न्यू स्टेट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, कहाँ पर बदलाव होगा? तो ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि भारत में कोई नया राज्य बनता है, न्यू स्टेट फॉर्म होता है, तो कौन सी
शेड्यूल में बदलाव होता है, कौन सी जगह पर बदलाव करना पड़ेगा, तो शेड्यूल नंबर 1 जो है वो चेंज होगी। लेकिन राज्यों में बदलाव करने के लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है राज्यों को बनाने के लिए। इसलिए शेड्यूल नंबर 1 जो है वो इसीलिए बनाएगी ताकि इसको अमेंडमेंट से भी दूर रखा जाए और सीधे से नया राज्य बन गया, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, तो कोई संशोधन थोड़ी ना है उसके लिए कि कौन-सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। सीधा राज्य बन सकता है, बस यहाँ पे बदलाव हो जाएगा कि यहाँ पर राज्यों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट था आज यूटी है, तो संख्या चेंज होती रहती है। तो इसको भी आगे हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन सा राज्य कब क्या था और कब क्या बना, इसको भी हम अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट शेड्यूल के बारे में, शेड्यूल नंबर 2 के बारे में। शेड्यूल नंबर 2 बात करता है यहाँ पर बहुत सारे कुछ लोग हैं इंडिया में जिनकी सैलरी के बारे में बताया गया है। अगर आपसे पूछे कि शेड्यूल नंबर 2 क्या बात करता है, ये मैटर बाद में देखेंगे, पहले हम लोग ट्रिक समझ लें। सबसे पहले नेता लोगों ने क्या किया, अपनी सैलरी फिक्स कर ली कि सैलरी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो कुछ विशेष लोगों की, भारत में कुछ विशेष लोग होते हैं जिनकी सैलरी, और खाली सैलरी नहीं मिलती, आपको पता है अलाउंस भी मिलता है, पेंशन भी मिलता है। तो इनकी सैलरी के बारे में, इनको जो विशेष अधिकार मिलते हैं, प्रिविलेज मिलते हैं, कार मिलती है, घर मिलता है, पेट्रोल मिलता है, टेलीफोनी मिलती है, सब सुविधा मिलती है। इन सब सुविधाओं के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो कुछ लोग, वो लोग कौन हो सकते हैं, तो वो लोग बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। जैसे हम नाम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि सब सारे के सारे लोग विशेष ओहदा रखने वाले लोग हैं। The provision in the relation to allowance, privilege and emoluments of various person, विभिन्न लोगों के जो वेतन है, भत्ते हैं, विशेषाधिकार है, इनके बारे में प्रावधान किया गया शेड्यूल नंबर 2 में। वैसे भी जिन भी लोगों के नाम मैं बता रहा हूँ आपको, इन सभी लोगों के जो वेतन है, वैसे भी वो संचित निधि पर भारित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लोग, ईमानदार लोग हैं। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनकी सैलरी रोकनी चाहिए या उनकी सैलरी पर कोई इफेक्ट पड़ना चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति उस लिस्ट में पहले व्यक्ति हैं। सभी राज्यों में गवर्नर्स होते हैं, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स जो होते हैं, उनको भी ये सारी पावर दी गई है। उनके भी सैलरी के बारे में, अलाउंस के बारे में शेड्यूल नंबर 2 ही बात करता है। यानी भारत के राज्यों के क्या राज्यपाल। अगर बात करें हम लोग स्पीकर्स ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मैं आपको बता दूं लोकसभा को चलाने के लिए, लोकसभा जो हमारी हाउस होता है, पार्लियामेंट का पहला हाउस होता है, फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा, उसको चलाने के लिए एक स्टीयरिंग व्यक्ति होता है जो उसको होल्ड करता है, उसकी कार्यवाही को हेल्ड करता है, और वो कंट्रोल करने वाला व्यक्ति होता है स्पीकर। जैसे फॉर एग्जांपल ओम बिरला जो कोटा के सांसद हैं, एट प्रेजेंट वो इसके स्पीकर हैं। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है, उनकी सैलरी भी यहीं से सीधी जुड़ी हुई है, उनके बारे में प्रोविजन यहीं पर दिया गया। खाली सैलरी नहीं, अलाउंस भी है, पेंशन भी है, जो भत्ता वत्ता मिलता है, जो स्पेशल एमोल्यूमेंट्स या विशेषाधिकार जो मिलते हैं, उनको स्पेशल प्रिविलेज मिलते हैं, वो सब इसमें है। राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, मैं आपकी जानकारी क्लियर कर दूं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, दैट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, और डेप्यूटी चेयरमैन तो राज्यसभा का मेंबर ही बन जाता है। अभी हरिवंश नारायण है तो आप पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्यों के जो विधानसभाएं होती हैं उनकी स्पीकर्स का भी यहाँ पर बोला गया है। और चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ विधान परिषद, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो विधानसभा और विधान परिषद में भी तो होते हैं स्पीकर और सभापति। इन सब की सैलरी के बारे में यहाँ प्रावधान है, क्योंकि ये सब लोग अपना काम बिना बायस्ड हुए ईमानदारी से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी भी होना चाहिए, हाई कोर्ट के जज की सैलरी भी यहाँ पर होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सैलरी के बारे में भी प्रोविजन कहाँ दिया गया है, शेड्यूल नंबर 2 में दिया गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, दैट इज केक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार। इसकी सैलरी, अलाउंस और इमोल्यूमेंट्स के बारे में भी शेड्यूल नंबर 2 ही बात करता है। तो कुछ विशेष लोगों के नाम मैंने आपको बताया है जिनकी सैलरी जो है ये कभी कम नहीं हो सकती अगर इनकी अपॉइंटमेंट हो गई है तो, और संचित निधि पर भारित होती है, चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड होती हैं, गवर्नर की राज्य पे होती है, तो प्रेसिडेंट की देश की संचित निधि पर होती है, वो अलग अलग बात है। लेकिन भारत का जो खजाने होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं, दोनों के पास कंसोलिडेटेड फंड होता है, संचित निधि होता है, और वहां से इनकी सैलरी सीधी आ जाएगी। सरकार इनको अफेक्ट नहीं कर सकती, न इनकी सैलरी कम कर सकती इनके टेन्योर के दौरान। इसलिए इन लोगों के नाम एक बार फिर से आप याद रखिएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं नाम, ताकि आप एक बार में इसको याद रख ले।
नेक्स्ट पहला है आपका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। यहाँ पर किसी एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की बात नहीं की गई है। सीधा वही आदमी जो रिस्पॉन्स वो आदमी जो कहीं ना कहीं एक हेड का काम कर रहा है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, विधानसभा जो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन दोनों के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज नियंत्रक एवं महालेखाकार। इन सभी लोगों के एमोल्यूमेंट, प्रिविलेज और जिनकी सैलरी, वेतन वगैरह होते हैं, ये सब भत्ते इसी शेड्यूल में अनुसूची नंबर 2 में बताए गए हैं। शेड्यूल नंबर 2 मतलब हिंदी में आप समझ ही रहे होंगे, अनुसूची नंबर 2। तो भी ध्यान रखिएगा, शेड्यूल नंबर 2, अनुसूची नंबर 2 में ये सारी चीजें मेंशन्ड है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। बात करें हम लोग शेड्यूल नंबर 3 की बात करें, शेड्यूल नंबर 3 की बात करें तो शेड्यूल नंबर 3 बात करता है इनके शपथ। शपथ समझते हैं आप? जब भी कोई नेता राजनेता जो है जीतता है, तो जीतने के बाद वो संविधान को साक्षी मानकर, भगवान को साक्षी मानकर संविधान की रक्षा की, संविधान का उल्लंघन नहीं करने की शपथ लेता है। तो बहुत सारे इंडिया में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिकल पोस्ट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए कुछ शपथ यहाँ पर लिखी गई है। कॉमन शपथ रहती सबकी, हो सकता है किसी में कुछ वर्ड चेंज हो चुके हो, लेकिन सबकी शपथ और प्रतिज्ञा जो वो ओथ एंड ऑफर्मेशन जो है उनके बारे में यहाँ पर प्रोविजन है। तो इट कंटेन्स द फॉर्म ऑफ, कैसा फॉर्म होगा, फॉर्मेट क्या होगा ओथ और ऑफर्मेशन का, शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में प्रावधान किया गया है शेड्यूल नंबर 3 में। शेड्यूल नंबर 3 में इन लोगों की शपथ के बारे में भी प्रावधान है, इन लोगों की प्रतिज्ञा के बारे में प्रावधान है। किन लोगों की बात कर रहा हूं मैं? जितने भी देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ जितने भी देश के सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्ट्रियां होती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लगभग 75-80 के आसपास मंत्री होते हैं। उन सब मंत्रियों की शपथ यहाँ पर दी गई है। जब मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उनके सहयोगी मंत्रियों की शपथ यहाँ दी गई होगी, तो चीफ मिनिस्टर और उनके जो जितने भी उनके मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उन लोगों की ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में भी इसी शेड्यूल नंबर 3 में बताया गया है। तो ये बोल सकते हैं कि जितने भी भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर्स हैं, उनकी बारे में बताया गया है। साथ ही साथ लोकसभा, पार्लियामेंट में जो इलेक्शन कैंडिडेट होते हैं, इलेक्शन में जो कैंडिडेट आते हैं, फॉर्म भरते हैं या चुनाव जीतते हैं, उन लोगों के लिए भी, यानी एमएलए के लिए, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी, यानी वो लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फॉर्म भरते हैं वो भी अपनी शपथ लेते हैं, और जो मेंबर जीत करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं उनकी भी शपथ है। सुप्रीम कोर्ट की शपथ है, हाई कोर्ट की शपथ है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के बारे में शपथ के बारे में दिया गया है। स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री के बारे में, जो राज्य सरकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, राज्य विधानमंडल के एमएलए, उम्मीदवार जो एमएलए होते हैं उनके बारे में भी है, यानी कुल मिलाकर हाई कोर्ट के बारे में भी है। कुल मिलाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे लोग, स्टेट गवर्नमेंट के सारे लोग, लोकसभा के सारे मेंबर, राज्यसभा के सारे मेंबर, इन सब की शपथ के बारे में, सॉरी, राज्यसभा के मेंबर है, लोकसभा के सारे मेंबर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और राज्यसभा के जो बनते हैं उन सभी की शपथ यहाँ पर दी गई है। तो जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो भी अपना प्रतिज्ञान देते हैं, और जो लोग बन जाते हैं वो भी शपथ लेते हैं। तो सबके बारे में इनकी शपथ और प्रतिज्ञा, ओथ और ऑफर्मेशन के बारे में शेड्यूल नंबर 3 बात करता है। जिन जिन की शपथ के बारे में बात करता है उनके नाम मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए हैं। एक बार याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्यों क्वेश्चन पूछ सकता है? क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम नहीं है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। उसका नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं दिख रहा, गवर्नर का नाम नहीं दिख रहा, वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं दिख रहा। ये सब कैंडिडेट लोग हैं, तो जिनका नाम वहां था उनका नाम कॉमन यहाँ पर नहीं दिखेगा। कुछ कुछ जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के जो है वो कॉमन है, ये दिख रहे होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि शेड्यूल नंबर 3 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की शपथ के बारे में नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नहीं है? क्या मुख्यमंत्री नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है? क्या राष्ट्रपति नहीं है? तो आप बोलेंगे सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो है ओथ इसमें मेंशन्ड नहीं है। आप इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंट जो है वो शेड्यूल नंबर 4 है। शेड्यूल नंबर 4 मतलब अनुसूची नंबर 4 है। इसको समझते हैं। अनुसूची नंबर 4 बड़ा कमाल का है। इसको क्यों बनाया गया, काय के लिए बनाया गया, इसकी जांच हम लोग कर लेते हैं।
शेड्यूल नंबर 4 बनाया गया था इस चीज के लिए कि राज्यसभा, जो हमारे राज्यसभा जो सेकंड हाउस होता है, जिसको हम लोग अपर हाउस भी बोलते हैं, राज्यसभा जो दिल्ली में राज्यसभा, लोकसभा तो आप जानते हैं पार्लियामेंट का हिस्सा है। राज्यसभा के जो मेंबर हैं, राज्यसभा की जो सीटें हैं, वो किस स्टेट के पास कितनी होगी, ये अलोकेशंस जो हैं, ये जो बंटवारा है सीटों का, आवंटन बोल सकते हैं इसको, एलोकेशंस ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा इन ऑल स्टेट्स, कितने स्टेट में क्या क्या मिलेगा। जैसे मध्य प्रदेश में 11 सीट्स हैं, एमपी में लोकसभा राज्यसभा की 11 सीटें होती हैं। अगर आप वहीं यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, चूंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से वहाँ की जो राज्यसभा सीटें हैं वो 31 सीट्स होती हैं। तो कितने कौन से स्टेट में कितनी राज्यसभा सीटें अलॉट की जाएगी, इसका जो जो बंटवारा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है या अलोकेशन बोल सकते हैं, ये कहाँ पर है, शेड्यूल नंबर 4 में बताया गया है। तो इट कंटेन द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा। स्टेट और यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, इसके एलोकेशन के बारे में बताया गया है। मतलब इसमें राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान है। तो जरा इसको हम देख सकते हैं। तो राज्यसभा में टोटल सीट कितनी होती है, 245 सीट होती है, 245 सीट्स होती है। राज्यसभा में टोटल सीट होती है 245। 245 में से स्टेट के लिए सीट होती, ये जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए सीट होती है वो होती है 225 सीटें, और यूनियन टेरिटरी के लिए होती है 8 सीटें। तो आप बोले सर पूरा तो हुआ ही नहीं, लेकिन कुछ सीटें बचती है जो स्टेट के लिए ना यूटी के लिए होती है, वो होती है नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, 12 लोग, वो अलग होते हैं, वो इससे जुड़े हुए नहीं है कि स्टेट से क्या है। ये 12 लोग अलग हो गए, टोटल 233 इधर और बाकी बचे हुए 12 इधर। तो इसका ऐसे करके इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब कितने राज्य में क्या है ये लिस्ट यहाँ बनेगी, कितने यूटीज में क्या है। लेकिन भारत में हर एक यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा की सीट्स नहीं होती। राज्यसभा की सीट हर राज्य में होती है, हर स्टेट्स में होती है, लेकिन हर यूनियन टेरिटरी की राज्यसभा सीटें नहीं हो सकती। यूनियन टेरिटरी में उसी राज्य में होगी जिस राज्य में मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जैसे कि दिल्ली में है। जैसे जम्मू कश्मीर में भी होंगे तो वहां पर भी सीट होगी, और पुडुचेरी में भी राज्यसभा सीट होगी। तो ये जो 8 सीट आपको दिख रही है ना, ये यूनियन टेरिटरी की सीटें हैं, लेकिन ये 8 यूनियन टेरिटरी की नहीं है, केवल 3 यूनियन टेरिटरी में ही राज्यसभा की सीटें होगी। अभी आपको हो सकता है कि बात बहुत ज्यादा समझ में ना आए, क्योंकि हम लोग राज्यसभा नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग स्केड्यूल नंबर 4 पढ़ रहे हैं। जैसे ही राज्यसभा वाला कॉलम हम पढ़ना शुरू करेंगे, आपकी जो डाउट्स है वो यहाँ पर क्लियर होते चलेंगे। तो फिलहाल ये समझिए कि शेड्यूल नंबर 4 किस बारे में बात करता है। शेड्यूल नंबर 4 बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा। राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें किस राज्य को मिलने वाली हैं, और किस यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट्स मिलने वाली, ये सब बातें इसमें कही गई हैं। बात करें हम लोग शेड्यूल नंबर 5 की, अगर हम लोग अनुसूची नंबर, हम लोग अगर बात करें अनुसूची नंबर 5 की बात करें, शेड्यूल नंबर 5 की बात करें, तो शेड्यूल नंबर 5 में क्या है, हम लोग जरा इसको चर्चा कर लेते हैं। पहले बात तो मैं शब्दों को पढ़ने से पहले आपको कुछ खास चीज बता दूं ताकि इसको कनेक्ट करने में आपको आसानी रहे। सबसे पहले मैं बात कर देता हूं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा अच्छा एक सिस्टम है कि यहाँ पर राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत अच्छी अच्छी पावर देके रखी है। पावर देके रखी है कि जिन एरिया में ट्राइबल्स ज्यादा है, ट्राइब्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा ट्राइब समझते हैं आप, जनजातियां, जिन क्षेत्रों में जनजातियां ज्यादा होती हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों को प्रेसिडेंट चाहे तो उनके पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, से शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया घोषित कर सकते हैं। तो ऐसे एरियाज जिससे जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा हो, तो ऐसे एरिया को प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, शेड्यूल एरिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र। और ऐसे एरिया में सरकार डायरेक्ट प्रशासन भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये अनुसूचित जनजाति के लिए एरिया बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश भी इसमें आता है। मध्य प्रदेश में भी जनजातियां तो बहुत है, सबसे ज्यादा जनजातियां मध्य प्रदेश में ही है। जैसे मान लो एमपी का झाबुआ अलीराजपुर वाला जो इलाका है, वहां पर कुछ क्षेत्रों को सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा शेड्यूल एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब या हमारी जो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, ये कोई लॉ बनाती है, कोई कानून बनाती है, या फिर इंडियन पार्लियामेंट जो है भारत की केंद्र सरकार ये कानून बनाती है, तो ये कानून हम और आप लोगों में तो जल्दी लागू हो जाते हैं। लेकिन जब ये कानून बात आती है, जब ये कानून इन स्केड्यूल एरियाज में, इन अनुसूचित क्षेत्रों में
लागू करने की बात होती है, तब ये बिना राज्यपाल के अनुमोदन के या बिना प्रेसिडेंट की सहायता के इसे लागू करना मुश्किल है और कुछ पाबंदियों के साथ लागू करना पड़ती है। जहां हम लोग जंगल की कटाई नहीं कर सकते, जहां हम लोगों को जंगल में इतने पावर्स नहीं है, वहां अनुसूचित जनजाति के लोगों को एक्स्ट्रा पावर दी हुई है। तो अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों को एक्स्ट्रा पावर कहां पर मिली हुई है? ये इन शेड्यूल एरिया में उनको एक्स्ट्रा पावर मिली हुई है, तो इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, इसको पढ़ना है कि शेड्यूल नंबर 5 क्या बोल रहा है। जो जो एरिया शेड्यूल एरिया में समझे जाते हैं, उन शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसे होगा, कौन करेगा, इसके बारे में जो भी प्रोविजन बनाए गए हैं, वो सारे प्रावधान, सारे प्रोविजन शेड्यूल नंबर 5 में दिए गए हैं। क्या बोला गया है? इट कंटेन द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। दो शब्द याद रखना, क्या? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के बारे में, अनुसूचित जनजातियों के बारे में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में संबंध में प्रावधान। तो प्रशासन और नियंत्रण डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरह नहीं होता, बकायदा राज्यपाल की अनुमति के साथ कुछ संशोधन के साथ ही लागू होता है। जैसे कि हमारा पंचायत अधिनियम बनाया था सरकार ने, तो वो शुरुआत में पंचायतों का सिस्टम इन क्षेत्रों में लागू थोड़ी हुआ था। इनके लिए अलग से पार्लियामेंट में रूल बनाना पड़ा, पेशा अधिनियम, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, एक अधिनियम बनाया गया था बाद में, और आज मध्य प्रदेश में भी वो लागू हो चुका है। तो ये इस तरीके से इन जनजातीय क्षेत्रों में, जो हमें शेड्यूल एरिया कहा जाता है, इनमें विशेष प्रावधान बनाए गए, वो शेड्यूल नंबर 5 में है। क्वेश्चन आपसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे पूछते हैं कि ऐसा कौन सी शेड्यूल है जो कि अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बात करती है। विच शेड्यूल कंटेंट द प्रोविजन फॉर शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया पढ़ लिया ना आपने, ये खाली एक ही शेड्यूल में लिखा गया है, शेड्यूल नंबर 5 में। ठीक है, लेकिन शेड्यूल नंबर जो 6 आ रही है इसके बाद, शेड्यूल 5 के बाद जो शेड्यूल नंबर 6 आ रही है, शेड्यूल नंबर 6 और शेड्यूल नंबर 5, ये दोनों थोड़ी थोड़ी कॉमन है। कॉमन इसलिए है क्योंकि ये भी जनजाति की बात करती है। अनुसूची नंबर जो 6 है हमारी, ये भी किस चीज की बात करती है? ये भी बात करती है जनजातियों के बारे में, ये भी बात करती है ट्राइबल्स के बारे में। लेकिन यहाँ पर शेड्यूल एरिया नहीं है, बल्कि ट्राइबल एरिया है। अब अंतर हो गया है, वो शेड्यूल एरिया था, वो अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बात करता है 5वां, लेकिन 6ठा जो बात करता है, ये कुछ विशेष राज्यों की जनजातियों के प्रशासन की बात करता है, केवल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, कंट्रोल की बात नहीं करता है। ध्यान रखना, मैं पूरा पूरा कंपैरिजन करके ही पढ़ाऊंगा। देखिए, अगर मैं बात करूं शेड्यूल नंबर 5 की, जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, यहाँ पर मैंने 2 वर्ड आपको मेंशन करवाए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ओवर। किसके ऊपर कंट्रोल? शेड्यूल एरिया में और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। लेकिन शेड्यूल नंबर 6 बोलता है इट कंटेन प्रोविजन इन द रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। खाली ट्राइबल एरिया के, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। और हमारे देश में ट्राइबल्स भी अलग अलग होती हैं। देखिए, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, वहाँ की जो ट्राइबल्स है और पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया की ट्राइबल्स है, ये डिफरेंट होती है, इनकी ब्रीड अलग अलग हो सकती है। मैं यूं कहूं कि दुनिया में इंसानों की जो 4 ब्रीड्स पाई जाती हैं, फर्स्ट होती है हमारी इंडिया में जो हम लोग रहते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटोस्ट्रोलाइट। हम लोग प्रोटोस्ट्रोलाइट ब्रीड से हैं। दूसरी जो ब्रीड होती है, जैसे जो मंगोलिया से उसका ओरिजिन है, उसको बोलते हैं मोंगोलाइट ब्रीड्स, जो कि चाइना में भी मिलेगी, मंगोलिया में मिलेगी, कोरिया आइलैंड में मिलेगी, जापानीज में मिलेगी, फिलीपींस में मिलेगी, ताइवान में मिलेगी, और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, उसमें भी वही मोंगोलाइट ब्रीड के इंसान मिलते हैं। जो तीसरा ब्रीड है, वो है अफ्रीका का, जिसको बोलते हैं नेग्रिटो या निग्रो भी कह सकते हैं उनको। ब्लैक डार्क कलर्ड होते हैं। तो अफ्रीका की जितने भी कंट्रीज हैं, उन सब में आपको एक कॉमन चीज दिखेगी, वो डार्क कलर्ड लोग जो होते हैं, वो नेग्रिटो ब्रीड के होते हैं। और जो लास्ट ब्रीड बचती है, जो कि यूरोपियन में और अमेरिकन में मिलती है, वो होती है मेडिटेरेनियन ब्रीड, जिसको हिंदी में हम लोग भूमध्य सागरीय ब्रीड भी कहते हैं। और अब इसी में हम बताऊं कि इंडिया की जो ट्राइबल्स है हमारी यहाँ की, वो प्रोटोस्टोलाइट से जुड़ेगी, लेकिन जो हमारा नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स है, वो कौन सी है? वो मंगोलाइट ट्राइब्स की है, मंगोलियन ट्राइबल है। तो उन राज्यों में कुछ 4 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं, उन 4 राज्यों से आपको क्वेश्चन जोड़ के पूछा जाएगा। द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 वो राज्य हैं, ये 4 स्टेट्स हैं, जिन स्टेट में रहने वाले जो ट्राइबल्स है,
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम स्टेट के जो ट्राइबल हैं, इन्हीं ट्राइबल के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रोविजन दिया गया है शेड्यूल नंबर 6 में। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ये आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे 4 राज्यों के नाम। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। यहाँ पर मणिपुर नहीं है, यहाँ पर नागालैंड नहीं है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश नहीं है। तो आप ये इन राज्यों को हटा दोगे तो बचे हुए राज्य आपको सीधा मिल जाएंगे। ठीक है, तो 7 सिस्टर में से 4 सिस्टर्स यहाँ पर हैं जहाँ जिनकी ट्राइबल्स के बारे में प्रावधान है। अब देखिए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया था उसका एक डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बना था यहाँ से। इस शेड्यूल नंबर 6 से जो क्वेश्चन बनाया गया था, ये बनाया गया था कि शेड्यूल नंबर 6 जो है, अनुसूची नंबर जो 6 है, इसमें किस राज्य की ट्राइबल्स के बारे में नहीं बताया गया है, किस राज्य की ट्राइबल के बारे में प्रोविजन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविजन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 मेघालय, ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर, ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम और ऑप्शन नंबर 4 त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर था कि किसमें नहीं है प्रावधान, तो मणिपुर में नहीं है, क्योंकि मिजोरम और मेघालय वो साउंड एक जैसा करता है, मणिपुर तीनों चारों में अक्सर डाउट हो जाता है, इस वजह से वो अक्सर घुमाने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ।